नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और अब की बार मेंस पार सीरीज में आज जो है हम अपने प्रोग्राम के तहत जीएस प्रश्न पत्र 2 से जो है वो प्रश्न कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है वो महिलाओं के उन्नयन में राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका का जो है वो आलोचनात्मक परीक्षण करना है। 12 अंक का प्रश्न है। तो आइए देखते हैं इसको आपको कैसे करना है। देखिए ये कुछ हमारे प्रोग्राम है। सबसे पहले तो आप मॉर्निंग में 9 बजे और इवनिंग में 4 बजे मेंस प्रोग्राम चल रहा है, जिसके तहत मंडे टू फ्राइडे प्रत्येक पेपर से यहाँ प्रश्न पत्र कराए जाते हैं। आप लोग जुड़े भी होंगे, देख भी रहे होंगे। और वीकली जो है वो हमारा करंट अफेयर्स आता है शनिवार को सुबह जो है 9 बजे। इसी के साथ साथ हमारे संस्थान के द्वारा एक और प्रयास किया जा रहा है आरओ को लेकर के, क्योंकि आप जान रहे होंगे कि आरओ की जो परीक्षा है वो अब समीप आ गई है। तो सबसे पहला प्रयास हिंदी के क्लासेस को लेकर के किया जा रहा है। एक प्रभा मैम है, वो आपका क्लास लेंगी, जो शाम को 6 बजे होगा और वो लाइव होगा। मतलब आप उनसे डायरेक्ट जुड़े रह सकते हैं। तो आप लोग इस प्रयास का भी जो है लाभ उठाइए। और बेसिकली हम उन बच्चों के लिए बता रहे हैं जो इस बार आरओ को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। तो आरओ को लेकर के यदि आप सीरियस हैं तो उसमें हिंदी की महत्ता तो आप जान ही रहे होंगे कि प्रीलिम्स और मेंस में कितनी भूमिका होती है। मतलब अगर हिंदी गड़बड़ कर रहे हैं तो फिर आप आरओ आपका गड़बड़ हो रहा है। तो वही चीज़ है। तो हमारा प्रयास भी पहले हिंदी से ही है। तो आप लोग इस समय तो जरूर चैनल पे बने रहें। एक बार पुनः हम प्रश्न पढ़ रहे हैं कि महिलाओं के उन्नयन में राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका का जो है आलोचनात्मक परीक्षण करना है। और इसमें जो है सबसे पहले हर बार की तरह हम आपसे बताते हैं कि जो आपका की पॉइंट है उसी को आप एक्सप्लेन कर दीजिए, वही आपके भूमिका का पार्ट हो गया। और इस पे जो है आपको बहुत ज़्यादा शब्द खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी भूमिका लिखिए। तो उससे ये नहीं है कि आपको अतिरिक्त नंबर मिल जाएगा, बल्कि नुकसान आपका ये होगा कि लास्ट में आपका जाकर के पेपर छूट जाएगा। तो ऐसी स्थिति से बचिए और थोड़ा सा स्मार्ट काम करिए। इसमें राष्ट्रीय महिला जो आयोग है यही आपका की पॉइंट है। और इसी के बारे में थोड़ा बताइए कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो है वो 1990 के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन वर्ष 1992 में भी किया गया था। मतलब राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो 1990 था, उसी के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1992 में। और ये प्रीलिम्स का बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। देखिए अधिनियम कौन सा था? 1990 का। और अगर गठित का वर्ष पूछे तो 1992 में। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका उद्देश्य महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव एवं अत्याचारों के निवारण हेतु उपायों को अपनाकर जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों को जो है वो सुरक्षा प्रदान करना है। तो चूंकि महिला आयोग है तो भाई महिलाओं के बेहतरी के लिए ही काम करेगा। तो एक लाइन में थोड़ा सा वो भी आप बता दीजिए। अब जो है इतना ही लिखने के बाद आप अपने प्रश्न के जो मूल आपका जो डिमांड है कि भाई क्या कह रहा है कि आयोग की भूमिका क्या है महिलाओं के उन्नयन में, तो आप उस पर उतर जाइए। और इसमें सबसे पहला पॉइंट आपका ये हो जाएगा कि महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की जो है वो समीक्षा करना, साथ ही उसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार से सिफारिश भी करना। मतलब जो महिला आयोग है वो करती क्या है कि जो संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपाय हैं महिलाओं को लेकर के, तो उन उपायों की वो समीक्षा करती है कि भाई ऐसा तो नहीं कि ये जो है वर्तमान में इसकी महत्ता कितनी है, कितने प्रासंगिक हैं, और अगर उसमें कुछ कमियां आ रही है, कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो वो सरकार से उसको लेकर के सिफारिश भी करती है कि इन समस्याओं को दूर किया जाए। तो सबसे पहला प्रयास तो राष्ट्रीय महिला आयोग का यही हो गया। फिर दूसरा अगर प्रयास देखा जाए तो ये महिलाओं के मुद्दे एवं चिंताओं को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं और समाज में महिलाओं के समक्ष विद्यमान विभिन्न चुनौतियों को हल करते हैं। मतलब पहली बात तो ये महिलाओं में एक विश्वास का भी संचार करते हैं कि भाई अगर हमारे साथ कोई अन्याय होगा या हमारी चीज़ें
अगर हम यहाँ जाएंगे, इस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो हमारी चीज़ें सुनी जाएंगी, क्योंकि ये हमारे लिए ही गठित की गई संस्था है। तो विश्वास बहाली का भी काम करती है, और ये मतलब जब से इनका गठन हुआ है तो बहुत सराहनीय प्रयास ये करती भी रही हैं। तो इसीलिए जो है वर्तमान में इनका महत्व भी है। फिर तीसरा अगर देखा जाए तो महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को ये जो है वो सलाह देती हैं। चौथा, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने से संबंधित नीतियों एवं विधानों को आकार देने के लिए अनुशंसाएं एवं सुझाव देने का भी काम कौन करता है? यही महिला आयोग करता है। मतलब ये कितनी ज़्यादा भूमिका में है महिलाओं के उन्नयन को लेकर के। उन्नयन मतलब कि महिलाओं में जो है वो गुणात्मक परिवर्तन लाने के संदर्भ में आप सोचिए, और भी सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में प्रयास है। तो ऐसे भारी भरकम शब्दों से आप लोग घबराइएगा नहीं, और अगर ये चीज़ें आपको थोड़ा सा हिंदी में कोई शब्द आपको कठिन लगे तो तुरंत वो बगल में हिंदी इंग्लिश में भी लिखा रहता है, तो आप इंग्लिश की भी चीज़ें देख लीजिए, तो वहाँ से और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। वे सुनिश्चित करती हैं कि महिलाओं के लिए संवैधानिक अधिकारों और सुरक्षा को बरकरार रखा जाए। मतलब इनका ये प्रयास होता है कि जो संविधान में महिलाओं को लेकर के जो अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों को जो है न केवल सुरक्षित रखा जाए, बल्कि उसके और ज़्यादा विकास के लिए ये प्रयास करती है कि मतलब कुछ ऐसे और प्रावधान डाले जाए महिलाओं को लेकर के, ताकि जो है इनकी स्थिति और बेहतर हो सके। और आप आगे चल कर के देखेंगे भी जैसे जैसे समाज जो है वो आगे बढ़ रहा, सोसाइटी हमारी इम्प्रूव कर रही है, तो इस दिशा में और बेहतर प्रयास हो भी रहे हैं। इन्हें महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों का समाधान करने का दायित्व भी जो है वो सौंपा गया है। मतलब अगर महिला के अधिकारों को लेकर के कहीं कोई उल्लंघन हो रहा है तो ये उसकी भी जो चीज़ों को लेकर के वो शिकायतों को सुनती हैं, और उसके समाधान के तहत ये जो है संबंधित अधिकारी को जो है वो निर्देश भी देती हैं। अब ये अलग बात है कि चूंकि इनका जो निर्देश होता है वो एक तरीके से कोई बहुत ज़्यादा प्रभावी इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि इनके अधिकार जो है वो थोड़ा बंधे हुए हैं। मतलब ये इनके पास वो अधिकार नहीं है कि अगर कोई प्राधिकारी जो है इनकी चीज़ों को नहीं मान रहा तो ये डायरेक्ट उसको सस्पेंड कर दे। अगर कोई प्राधिकारी इनकी चीज़ों को नहीं मान रहा है तो वो उनसे बड़े अधिकारी या सरकार से शिकायत उसकी कर सकती हैं, लेकिन डायरेक्ट उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और जब तक आपके पास डायरेक्ट नियंत्रित करने का प्रभाव नहीं रहेगा तब तक समस्याएं रहेंगी। और ये तो खैर हम इसकी चुनौतियों में आगे चल करके बताएंगे भी आपको। ये महिलाओं को विधिक सहायता भी जो है ये प्रदान करती हैं। मतलब अगर कोई महिला है वो पीड़ित है और उसकी आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं है कि वो कोर्ट कचहरी की चीज़ों को वो मैनेज कर सके, तो ऐसी स्थिति में महिला जो आयोग होती है उनके लिए विधिक जो है वो सहायता भी प्रदान करवाती है। चलिए आगे बढ़ने से पहले ये कुछ हमारी सूचनाएं हैं, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी जो आप लोगों का समय है वो मुख्य परीक्षा को लेकर के है। जो बच्चे जून में 27 जून को मुख्य परीक्षा के लिए अपीयर है तो उनके लिए तो ये है कि भाई वो खूब मेहनत से पढ़ें, और अभी का जो है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो आंसर राइटिंग कर सके वो करें। इसी के तहत हम जो है प्रत्येक पेपर से यहाँ GS 1 से लेकर के 6 तक जो है टॉपिक वाइज यहाँ टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आपको डेली प्रश्न दिए जाएंगे, आपको लिख करके दिखाना है, उसकी प्रॉपर वे में मार्किंग होगी, जो कमी रहेगी वो बताई जाएगी, फिर जो है उसका मॉडल आंसर दिया जाएगा। तो ये बैच एक है। दूसरा बैच हमारा शून्य से शिखर बैच है। ये उन बच्चों के लिए है कि जो किसी कारण से इस बार अपने प्रीलिम्स को नहीं पास कर सके हैं, या जिनका उद्देश्य अगली बार का 2025 का जो है वो PCS है, तो वो इस बैच से जुड़े हमारे। और इस बैच में जो है देखिए प्रक्रिया सेम अपनाई जाती है जो अब की बार मेंस पार बैच है, लेकिन फ़र्क इतना ही रहता है कि यहाँ जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ा सा स्लो होती है। अगर यहाँ 8 क्वेश्चन एक दिन में दिए जाते हैं तो यहाँ जो है वो 2 से 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं। वो इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि यहाँ समय है, और हम ये चाहते भी हैं कि आप जो है
धीरे धीरे चीज़ों को बढ़िए, लेकिन बहुत बढ़िया से पढ़िए। अगर एक टॉपिक से हम हैं वहाँ 2 दिन रुक करके अगर 4 5 6 क्वेश्चन वहाँ से करा दे रहे हैं और 2 दिन उस टॉपिक को आप भी खूब बढ़िया से पढ़ ले रहे हैं आंसर राइटिंग करने के दौरान, तो सोचिए फिर ये आपका न केवल पीटी में बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा बल्कि मुख्य परीक्षा, मतलब ये दोहरा फायदा आपको देगा पीटी प्लस मेंस में। और जब आप प्रीलिम्स पास होंगे तो मुख्य परीक्षा में आप बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। और यहाँ क्या है कि यहाँ आप अभी जितना प्रश्न लिख सकें, वैसे एक दिन में हम 8 प्रश्न देते हैं, 6 तो डायरेक्ट देते हैं और 2 यूट्यूब के माध्यम से, तो यहाँ तो 8 प्रश्न आपको दिया जा रहा है। अगर आप चाहेंगे तो यहाँ और अपनी चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। और वही चीज़ यहाँ भी है कि यदि कोई हमारा स्टूडेंट है, कुछ ऐसे उत्साही विद्यार्थी होते भी हैं कि कहते नहीं सर हमको 4 6 चाहिए, तो कोई बाध्यता नहीं, वो यहाँ और भी करे, लेकिन 2 से 4 अगर 4 डेली कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, बस वो निरंतर करते रहें। ये नहीं है कि 4-6 दिन तो 8-8 क्वेश्चन किए उसके बाद 10 दिन सोहता रहे हैं, तो वो जो तेज़ी है वो फिर कोई मायने नहीं रखती है। कछुआ बने रहिए लेकिन निरंतर बने रहिए, क्योंकि आपकी तैयारी की जो है वो पहली शर्त ही है कि भाई ये टाइम टेकिंग है, इसमें समय लगता है। अगर आपको तो 1.5 साल तो कायदे से देखा जाए तो पूरा सिलेबस पढ़ने में ही लग जाएगा, तो 1.5 साल फिर 1 साल आप तैयारी में, मतलब 2-2.5-3 साल का समय मान के चलिए, तो 3 साल अगर आप निरंतर बने रहेंगे तो सफलता तय है। लेकिन इस 3 साल में निरंतरता बनाए रखना भी एक तरीके से चुनौती का काम होता है। तो वही है कि टेस्ट सीरीज आपको निरंतर बनाए भी रखता है, तो आप लोग उससे जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। ये आप इसी तरीके से पीडीएफ में अपने आंसर को भेजेंगे, मार्किंग होगी, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी, और फिर मॉडल आंसर भी आपको दिया जाएगा। मतलब जैसे ही आपकी कॉपी चेक हो जाएगी, मूल्यांकन हो जाएगा, वैसे ही आपका जो है मॉडल आंसर भी दे दिया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि महिला आयोग को महिलाओं से संबंधित मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेने की भी जो है वो शक्ति प्रदान है, प्राप्त है। मतलब अगर भाई ऐसा नहीं कि महिलाओं के पास कोई शिकायत आएगी तभी उस पर कार्रवाई करेंगी, नहीं, अगर इनको लगेगा कि किसी क्षेत्र विशेष की जो महिला है वो अगर पीड़ित है, समस्याग्रस्त है, तो ये स्वतः संज्ञान लेती हैं और उसके बेहतरी के लिए प्रयास करती हैं। फिर अगला इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आर्थिक विकास के लिए भी जो है वो कार्य करती है, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि जब महिलाओं के साथ कोई हिंसा हो, वो भी लैंगिक हिंसा हो, यौन हिंसा हो, तभी ये एक्टिव होती हैं। जनरली आप लोग इस चीज़ को देखते होंगे, लेकिन इसके अलावा भी एजुकेशन, हेल्थ और इकोनॉमी को लेकर के भी जो है वो प्रयास करती हैं कि महिलाएं यहाँ भी जो है वो बेहतर कर सके। ये महिला के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज संगठनों एवं अन्य सरकारी निकायों के साथ समन्वय भी स्थापित करती हैं। मतलब ये कितने बड़े दायरे को जो है ये समेटे हुए होती हैं कि महिलाओं के जो है वो आर्थिक सामाजिक स्थिति को जो है बेहतर बनाया जा सके। अब ये सब तो इसके काम हो गए कि काम क्या करता है, लेकिन क्या ये अपने कार्यों को लेकर के 100% जो है वो सफल हो रही हैं? तो नहीं, इसमें अगर इसके कुछ सकारात्मक चीज़ें दिख रही हैं तो बहुत सी इसमें नकारात्मक चीज़ें भी हैं, इसकी सीमाएं भी हैं। तो वो और अगर वो नकारात्मक चीज़ें, मतलब ये अपनी पूरी दक्षता के साथ काम नहीं कर पा रही है ये आयोग, तो इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। तो उस सीमाओं में जो सबसे पहला है कि आयोग के पास अपनी कोई जांच एजेंसी ही नहीं है। मतलब क्या है कि ये अगर इसको लगता है कि जो पीड़ित महिला है वो पीड़ित है, तो वो उस पर डिसीजन ये खुद नहीं ले सकती हैं। इनको जो है जांच एजेंसियों के पास जाना होता है, और जांच एजेंसियों में कौन, वही जो थाना पुलिस होता है, ये उन्हीं को निर्देश देती हैं। और थाना पुलिस स्तर पे कितनी चीज़ें मैनेज होती हैं वो आप देख ही रहे होंगे। इसके लिए सरकारी जांच एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ये तो बड़ी समस्या है कि भाई किसी के पास यदि अपना कोर्ट ना हो, मतलब कि अगर कोई दोषी है, उस पहली बात तो दोष सिद्ध करने का अधिकार ही आपके पास नहीं है, आप केवल सिफारिश कर सकती हैं। और अगर कोई दोषी है भी तो फिर कोर्ट कचहरी भी आपका अपना नहीं है, फिर उसी प्रक्रिया के तहत वो जाएगा, वहाँ मैनेज करके छूट जाएगा। तो एक बड़ी समस्या है इस महिला आयोग के साथ ये है
फिर चूंकि ये जांच एजेंसियां जो है सरकारी दबाव में कार्य करती हैं, अतः इनकी निष्पक्षता जो है वो संदिग्ध रहती है। वही जो मैंने पीछे बताया कि भाई इन जांच एजेंसियों पे बहुत भरोसा इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि ये कितना निष्पक्ष होती हैं। और अभी तो हाल के वर्षों में आप देख रहे होंगे या वर्तमान अभी 2-4-10 दिन में ही कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस को किस तरीके से फटकार लगाई है। मतलब जो हमारे यूपी की जो पुलिस है जिसको लेकर के जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो खूब दावा करते रहते हैं। देखिए एक चीज़ जान लीजिए कि कभी भी जो यहाँ सत्ता सबसे ज़्यादा मतलब पुलिस या सेना के पास क्यों नहीं दी गई है, सत्ता का जो मुख्य केंद्र यहाँ सिविल है, सिविल के पास है, वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ जो है सत्ता के दुरुपयोग की संभावना कम होती है। अगर आप पुलिस सेना के माध्यम से चीज़ों को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे तो ये एक ऐसा भस्मासुर बन जाएंगे कि कल को ये आप ही पे जो है भारी पड़ने लगेंगे और जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो कहीं न कहीं खतरे में पड़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो है बचने की ज़रूरत है। इनका जो है बहुत सटीक और नियंत्रित उपयोग करने की जरूरत है। मतलब सेना पुलिस को ऐसे ही फ्री हैंड तो छोड़ा ही नहीं जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि जो जो जिले का एसएसपी होता है उसके ऊपर जो सबसे जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है वो कलेक्टर होता है, कि वो एसएसपी को भी निर्देश देता है। क्यों देता है? इसीलिए देता है कि आप जो है मतलब और थोड़ा सा इधर इस सरकार में पुलिस को जो है फ्री हैंड मिला है और उसके कई कारण है। एक तो हमारे प्रदेश की जो स्थिति रही है भाई, कितना गुंडा राज था, कितना किस तरीके की माफियागिरी थी, या ज़मीनों पर अवैध अतिक्रमण था, या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के था। तो ऐसी स्थिति में पुलिस को फ्री हैंड देना भी ज़रूरी था, लेकिन अब इतना भी ना दिया जाए कि वो अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाए, मनमाने तरीके से चीज़ों को अपनाने लगे। तो बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो वही यहाँ बता रहे हैं कि भाई चूंकि ये जांच एजेंसियों की जो निष्पक्षता है वो बहुत संदिग्ध होती है, तो ऐसे में जो पीड़ित होती हैं उनको वाकई में न्याय जो है वो मिल नहीं पाता है। फिर चर्चित मामलों को छोड़कर दूर दराज के क्षेत्रों में हुए अत्याचार के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग तक नहीं पहुंच पाते। राष्ट्रीय महिला आयोग की एक सीमा ये भी है कि ये जो है अगर कहीं कोई घटना मीडिया उडिया के माध्यम से बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गई तो इस पे तो ये जो है स्वतः संज्ञान ले करके कार्रवाई करती है या जो दोषी होता है उसको सज़ा भी दिलवा लेती है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सारी जो महिलाएं हैं जो पीड़ित हैं उनकी चीज़ें मीडिया में आ जा रही हैं या बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं। मतलब ये लोकल स्तर पे जो क्षेत्र, जो दूर दराज के जो क्षेत्र की जो महिलाएं हैं जो प्रभावित है, वहाँ तक इसकी जो है पहुँच ही नहीं सुनिश्चित हो पा रही है। तो आप उसका भी उल्लेख करें। फिर राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य स्तर पर गठित महिला आयोगों की राजनीतिकरण, क्योंकि इनकी नियुक्ति का आधार जो है वो सत्ताधारी दल होते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए इसमें समस्या अगली क्या होती है कि चाहे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष सदस्य की बात हो या राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष सदस्य की बात हो, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करने का जो प्राधिकारी होता है वो सरकार होती है, चाहे स्टेट की सरकार हो चाहे सेंट्रल की सरकार हो। तो जो सरकारें नियुक्त करती हैं वो अपने लोगों को बैठाती हैं और इसीलिए ऐसी स्थिति में ये जो महिला आयोग के सदस्य अध्यक्ष होते हैं तो इनकी निष्ठा जो है वो एक पार्टी विशेष तक सीमित हो जाती है। इसीलिए जब किसी अन्य पार्टी को लेकर के चीज़ें उठती हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इनका रवैया जो है वो पक्षपात पूर्ण होता है। मतलब ये लगता ही नहीं है कि ये किसी ऐसी बॉडी की जो है वो नेतृत्व कर रही हैं कि जहां राजनीतिक चीज़ों का तो होना ही नहीं चाहिए, कि मतलब वहां तो कम से कम एटलीस्ट राजनीतिकरण ना हो। और आप खुद महिला हैं, मतलब यहाँ की अध्यक्ष या सदस्य जो होती हैं वो महिलाएं ही होती हैं, तो वहाँ तो कम से कम आपको राजनीतिक चश्मे से ऊपर उठ के काम करने की ज़रूरत होती है, जो नहीं हो पाता है। तो ये है कि महिलाओं की एक बड़ी संख्या विशेषकर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में महिला आयोग के अस्तित्व और भूमिका से प्रायः अवगत ही नहीं है। मतलब आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में जो है शिक्षा का स्तर तो वैसे भी बहुत अच्छा नहीं है, उसमें जो महिलाओं की स्थिति है वो अगर 100 महिलाएं हैं तो उसमें 50 से मतलब 57% समथिंग जो है महिला साक्षरता की दर है। और
साक्षरता की दर में भी क्या है कि यहाँ जो साक्षरता की चीज़ें का जो मापन होता है कि कोई महिला कोई चीज़ लिख ले और पढ़ ले तो वो साक्षर मानी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो महिला आयोग की चीज़ों को जान ही नहीं रही हैं कि हमारे लिए भी कोई ऐसी संस्था बनी है कि जो हमारे हितों की पूर्ति कर सकती है, या अगर हमको कोई समस्या हो रही है तो हम यहाँ जा सकते हैं। तो अगर चीज़ों को लेकर के जिनके लिए कोई बॉडी बनी हो उसको लेकर के वो जान ही ना रही हो तो फिर उसकी जो है महत्ता अपने आप जो है घट जाती है। तो आप इसको भी बताइए। फिर अगला है कि हाल के वर्षों में चाहे वह मणिपुर की घटना हो या सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के विरुद्ध यौन उत्पीड़न का आरोप हो, यहाँ महिला आयोग की भूमिका जो है वो निराशाजनक रही है। वही जो मैंने पीछे बताया कि कैसे इनका जो है भाई इनके जो राजनीतिक बॉस होते हैं अगर उनके हित प्रभावित हो रहे हैं तो फिर ये जो महिला आयोग की अध्यक्ष या सदस्य होती हैं ये एक तरीके से मूक दर्शक हो जाती है, मतलब बहुत शांत हो जाती है, इनकी सक्रियता गायब हो जाती है। और अगर हाल के वर्षों में आपने मणिपुर की चीज़ें आपने देखी हो कि मणिपुर में जो महिलाओं के साथ चीज़ें हुई वहाँ राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका जो है वो बहुत ही संदेहास्पद है और वो उस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। और दूसरा जो पूर्व न्यायाधीश रहे हैं वो रंजन गोगोई जी, तो उनकी भी जो एक महिला कर्मचारी के साथ यौन उत्पीड़न की चीज़ें आती हैं, तो चूंकि ये रसूखदार व्यक्ति थे तो यहाँ भी जो है महिला आयोग जो है बहुत बैकफुट पे नज़र आती है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए या इस बॉडी से तो ये उम्मीद नहीं होनी चाहिए। तो आप एक उदाहरण दो उदाहरण भी दे दीजिए। इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं की दशा एवं दिशा बेहतर करने के लिए उल्लेखनीय कार्य कर रही है, जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, इसी तरह कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 आदि। हालांकि कुछ सीमाएं भी हैं जिसके समाधान की जरूरत है ताकि यह अपने लक्ष्यों के प्रति और तीव्र तथा समावेशी हो सके। देखिए निष्कर्ष आपका बहुत बैलेंस होना चाहिए और आप निष्कर्ष में बता रहे हैं कि देखिए अगर पीछे की चीज़ों को देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि कुछ सीमाएं तो हैं जो मैंने ऊपर बताया, लेकिन इसके अलावा भी महिलाओं के उन्नयन के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, लैंगिक असमानता को सुनिश्चित करने के लिए महिला आयोग बहुत बेहतरीन प्रयास भी कर रही है और ये कुछ आपने उदाहरण भी दिया है। हालांकि किसी भी संस्था में सुधार की गुंजाइश हमेशा भी रहती है, यहाँ भी कुछ कमियां हैं, उसको सुधार की ज़रूरत है ताकि इसका जो और प्रभावी स्वरूप है वो निकल के आ सके। तो ऐसे ही बहुत सकारात्मक निष्कर्ष देने की ज़रूरत होगी ऐसे प्रश्नों में। तो चलिए आज के जो प्रश्न का उत्तर था वो वहीं तक था और उसमें जो है मुझे बहुत भरोसा है कि आपको जो है न केवल हम एक प्रश्न का मॉडल आंसर दे पाए होंगे बल्कि भूमिका कैसे लिखनी, निष्कर्ष कैसे लिखना, बीच का पार्ट कैसे लिखना उसके बारे में भी कुछ बता पाए होंगे। देखिए ये हमारे समृद्धि IAS का टेलीग्राम लिंक है और ये यूट्यूब चैनल है और दूसरा हमारा सेकंड चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये तीनों लिंक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि यहाँ न केवल आपकी तैयारी को लेकर के बहुत सी चीज़ें टाइम टू टाइम आती रहती हैं बल्कि पड़ी भी हुई है और निकट भविष्य में आएंगी भी। तो इसका लाभ उठाइए। हमसे बात करने के लिए या हमारे किसी भी बैच से जुड़ने के लिए 7303307507 पे आप संपर्क करें। तो आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।